आज हमारे अध्ययन का विषय है बादल को घिरते देखा कविता। चलिए इसका भावार्थ जानते हैं। सबसे पहले कविता के कवि का नाम और उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में जान लेते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के तरौनी गांव में हुआ था। वे हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के महान कवि, उपन्यासकार और जन कवि माने जाते हैं। मैथिली में वे यात्री नाम से लिखते थे। तो देखिए नेट के पेपर में भी क्वेश्चन बनता है कि मैथिली में यात्री नाम से कौन कविता लिखता था, उस कवि का नाम बताओ। तो याद रखिएगा नागार्जुन। ठीक है। नागार्जुन ने अपने साहित्य में किसानों, मजदूरों, गरीबों और आम जनता के दुख दर्द को स्वर दिया है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। वे प्राकृतिक चित्रण में भी अत्यंत कुशल हैं। बादल को घिरते देखा है ये उनकी प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रधान कविता है, जिसमें हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत चित्रण मिलता है। तो कहने का तात्पर्य कि बादल को घिरते देखा है ये नागार्जुन की प्राकृतिक चित्रण से संबंधित प्रमुख, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविता है, जिसके अंतर्गत कवि ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत चित्रण किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यात्री नाम से लिखा है, पत्रहीन नग्न गाछ, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, अकाल और उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निर्धन, नागार्जुन का निर्धन 5 नवंबर को और 5 नवंबर 98 को हुआ था, 1998 को हुआ था। हिंदी साहित्य में उन्हें जन कवि के रूप में विशेष रूप से सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये हिंदी के जन कवि के रूप में जाने जाते हैं। यात्री नाम से कविता लिखते थे। इनका जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र हैं। तो चलिए, और ये जन कवि भी हैं और ये मार्क्सवादी विचारधारा के भी माने जाते हैं, प्रगतिशील विचारधारा के भी माने जाते हैं, प्रगतिशील और प्रयोगवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए, अमल धवन गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये 2 पंक्तियों का अर्थ बता देते हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने हिमालय पर्वत की स्वच्छ और सफ़ेद चोटियों पर बादल को मंडराते हुए देखा है। यह दृश्य अत्यंत मनोहारी और आकर्षक है। बादल को अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, मतलब कहने का मतलब हिमालय पर्वत की स्वच्छ और सफ़ेद चोटियों पर बादलों को मंडराते हुए देखा है। जो ये दृश्य है बहुत ही मनोहारी और आकर्षक है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, मतलब बादल के जो छोटे छोटे वो है टुकड़े, कहने का मतलब बर्फ़ की जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको मैंने ज़मीन पर गिरते हुए देखा है। ठीक है। तो कवि ने बादलों के गिरने वाली ठंडी ओस की बूंदें को छोटे छोटे मोतियों के समान चमकते हुए देखा है, मतलब जो बादल से गिरने वाले ठंडी ओस की बूंदें हैं वो, या फिर ठंडी ठंडी बर्फ़ की जो बूंदें हैं वो, ठीक है, उसको गिरते हुए देखा है मोती को। हाँ ठीक है। कवि ने बादलों से गिरने वाली ठंडी ओस और उसकी बूंदों को छोटे छोटे मोतियों के समान चमकते हुए देखा है। वे बूंदें मानसरोवर झील के सुनहरे कमलों पर गिरती है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य क्या हो जाता है और भी बढ़ जाता है। मतलब कवि ये कह रहे हैं कि जब मैंने क्या किया है, बादलों को गिरते देखा है और जो बादलों की जो बूंदें हैं, ओस की बूंदें हैं, वो ज़मीन पर मोती के समान जब वो गिरती है तो कितना सुहावना और मनोहक वातावरण कर देती है, उसको देखा है। तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्यता उनकी और बढ़ जाती है। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, मतलब तुंग हिमालय के तुंग पर बहुत सारी कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसते को तिरते देखा है। देखिए ये पंक्ति क्या कहती है। कवि कहते हैं कि मैदानों से हंस वर्षा ऋतु की गर्मी और उमस से परेशान होकर हिमालय की झीलें में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कवि कह रहे हैं कि जो
गर्मी और ऋतु से परेशान, उमस से परेशान होकर जो हंस है वो क्या करते हैं, हिमालय के पर्वत में आ जाते हैं, हिमालयों की झीलों में आ जाते हैं। वे वहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति और तंतु खोजते हुए पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो विशेष प्रकार की वनस्पति और तंतु, जीव जंतु को खोजते हुए पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ है कि उनके शामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तैरते देखा है। जो हंस है वो गर्मी से परेशान होकर हिमालय के झीलों में आते हैं और वहां आकर विशेष प्रकार के तंतु और वनस्पति को ढूंढते हुए मधुरता से तैरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, मतलब वसंत ऋतु की सुंदर सुबह थी और हल्की हल्की हवा बह रही है। अनिल का मतलब क्या हो गया, हवा। ठीक है, बालारून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, मतलब क्या है कि सौंदर्य की कोमल लालिमा पर्वतों की सुनहरी चोटियों तक फैली रही थी। ठीक है ना, मतलब सूर्य की जब सूर्य उदय होता है और उसकी जो लालिमा है, उसकी जो किरणें हैं वो पूरी चोटियों में फैली हुई थी और वो दृश्य बड़ा मनोहक दृश्य दिख रहा था। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, मतलब इसका मतलब क्या है कि चकवा और चकवई पक्षी रात भर एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं या होते हैं। ठीक है, निशा काल से चीर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रुंदन, यानी क्या है कि रात समाप्त होते ही उन पक्षियों का दुख और विलाप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्रुंदन करते हैं यानी चिल्लाते हैं, रोते हैं। ठीक है, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सुबह होते ही झील के किनारे हरी काई पर बैठे चकवा चकवी क्या कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक झगड़ते हुए देखा गया है। कवि ने उनके प्रेम और मिलन का सुंदर यहाँ पे क्या किया है, चित्र प्रस्तुत किया है। फिर शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ी, देखो सत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलकनाभी से उठने वाले नीच के इस उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, यानी पहले क्या बताया है कि बहुत ऊंची और कठिन बर्फीली चट्टानी घाटियों का वर्णन किया है। फिर उसके बाद क्या है कि कस्तूरी मृग अपनी नाभि में क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या, अलकनाभी से उठने वाले निचके ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर, मतलब कस्तूरी मृग क्या करती है, अपनी नाभि से निकलने वाली जो सुगंध को पहचान नहीं पाती है और वो सोचती है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, उसी की सुगंध के पीछे वो खोजते खोजते इधर उधर भटकते रहती है। देखो, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, यानी जब कस्तूरी मृग को ये नहीं पता रहता कि वो जो सुगंध आ रही है वो मेरी नाभि से ही आ रही है और वो सुगंध कहाँ से आ रही है उसको वो खोजते हुए अपने आप को ही कि कहाँ है, ऐसे करते करते वो खुद ही पागल होके घूम रही है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि जो सुगंध है वो मेरी नाभि से ही आ रही है, पर वो सुगंध की तलाश में इधर उधर घूम रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। ठीक है ना, जब उसको वो जगह ही नहीं मिल पाती तो वो चिढ़ जाती है। कवि ने उस चंचल युवा कस्तूरी मृग को अपने ही अवस्था पर झुझलाते हुए देखा है। ठीक है, अब इसमें के कठिन शब्द हैं, अमल, निर्मल, स्वच्छ जल, है ना, धवल मतलब सफ़ेद और उज्जवल, गिरी मतलब पर्वत होता है, तुहिन, ओश, हिमकर्ण, तुंग ऊंचा, हाँ, और आकुल मतलब परेशान, व्याकुल, विश्व तंतु मतलब जल में मिलने वाले तंतु या वनस्पति, अनिल मतलब वायु हवा, बालरुण मतलब उगते हुए सूर्य की लालिमा, स्वर्णाभ मतलब सोने जैसा चमकीला, विरहित मतलब अलग हुआ, क्रुंदन मतलब रोना विलाप करना, शाई शैवाल मतलब काई, प्रणय मतलब कलह प्रेमपूर्ण झगड़ा, दुर्गम यानी कठिन, परिमल यानी सुगंध, धावित यानी दौड़ता हुआ, तरल मतलब चंचल, उन्मादक यानी मदहोश करने वाला। ये कुछ शब्द हैं। अब देखो इस कविता का क्या केंद्रीय भाव है।
यह कविता हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, बादलों की मोहक छटा तथा प्रकृति के जीव तंतुओं के माध्यम से जीवन के सौंदर्य को व्यक्त करती है। कवि ने प्रकृति के सूक्ष्म और मनोहारी दृश्यों का अत्यंत चित्रात्मक वर्णन किया है। कविता में प्राकृतिक और जीवों के माध्यम से प्रेम, विरह और आत्मखोज की भावना को प्रकट भी किया है। मतलब इस कविता के अंतर्गत कवि ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, बादलों की मोहक छटा और प्रकृति के जीव जंतु के माध्यम से क्या किया है, जीवन के सौंदर्य को व्यक्त किया है। कवि ने प्रकृति के सूक्ष्म, छोटे छोटे और मनोहारी दृश्यों का भी अत्यंत चित्रात्मक रूप से वर्णन किया है कि हम उसको सुनकर, इस कविता को सुनकर ही उसमें डूब जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।